हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एगी लर्नर्स पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं जेट 2018 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे बायोलॉजी से संबंधित, तो उनको हम डिटेल से सोल्व करने वाले हैं यार। इसलिए वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। इसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। और इस वीडियो को हम टेस्ट टाइम में ही क्लियर करेंगे, जिससे आपको भी यह नॉलेज हो जाएगी आपको कितना क्या पढ़ने की ज़रूरत है और कितना क्या आपको आता है। इसलिए हम टेस्ट को भी आप साथ साथ क्लियर करते रहिए, इसके साथ साथ आपके ओल्ड पेपर भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि कोशिका चक्र के किस प्रावस्था के दौरान आरएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण होता है। अर्थात यार आपको बताना है किस प्रावस्था के दौरान, अर्थात किस अवस्था के दौरान आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो जल्दी से बताएंगे कोशिका द्रव्य विभाजन में, एस प्रावस्था में, एम प्रावस्था में, फिर जी फर्स्ट और जी टू प्रावस्था में। जल्दी से बताएंगे कि आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन में, एस प्रावस्था में, एम प्रावस्था में, फिर जी फर्स्ट और जी टू प्रावस्था में। जल्दी से बताइए आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है। जरा अगर आपसे पूछता है आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण तो होता है जी फर्स्ट और जी टू अवस्था में। किसमें होता है आज आरएनए और जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है ये होता है जी फर्स्ट और जी टू अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, आप बता ही दोगे इसे। तो जल्दी से बताइए गन्ना किस कुल का सदस्य है, अर्थात इसकी फैमिली कौन सी होती है गन्ने की। जल्दी से बताएंगे कौन सी होती है, ग्रेमनी होती है, मालवेसी होती है, क्रोसीफेरी होती है, मिमेडोसाइट होती है। जल्दी से बताएंगे कि गन्ने की किस कुल का सदस्य है, अर्थात इसकी फैमिली क्या होती है, ये आपको बताना है। गन्ने की फैमिली क्या होती है, जल्दी से बताएंगे ग्रेमनी होती है, मालवेसी होती है, क्रोसीफेरी होती है, फिर मिमेसाइड होती है। जल्दी से बताएंगे कौन सी होती है, तो आपको पता होगा कौन सी होती है ग्रेमनी, पोएसी या फिर ग्रासेस फैमिली कौन सी होती है यार ग्रेमनी पोएसी, जिसे यार ग्रासेस फैमिली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रोग प्रतिरोधक फसल की किस्मों में से निम्न ये कौन सा युग्म सही नहीं है। अर्थात यार आपको गलत युग्मों पहचाना है यार यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, अर्थात गलत युग्म को आपको पहचाना है। तो जल्दी से देख लीजिए कि कौन सा इनमें गलत है। सबसे पहले हम बात करते हैं सरसों में श्वेत कीट, ये सही है। ठीक है, अगर बात करते हैं सरसों में श्वेत कीट तो ये होता है, अर्थात किसके द्वारा होता है, एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होता है। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा गेहूं जिसमें पर्ण और धारी रोग, अर्थात यार धारी कीट नहीं है किट होता है। ठीक है, जो रस्ट होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, किट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, किट के नाम से जाना जाता है। अर्थात यहाँ गेहूँ में जो पर्ण और धारी रोग भी होता है, ये भी सही है। अगर बात करते हैं लोबिया, तो लोबिया में जीवाणुवीय अंगमारी, अर्थात यार जो बैक्टीरियल ब्राइट है, आपको पता होगा यार। अगर बात करते हैं लोबिया, तो लोबिया में क्या होता है, बैक्टीरियल ब्राइट भी डिजीज होती है, अर्थात ये भी सही है। लेकिन अगर बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन, अर्थात यार गोभी में तंबाकू मोजेक वायरस, अर्थात ये रोग नहीं होता है। अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि यार अगर आपसे पूछता है तंबाकू मोजेक वायरस तो ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, भिंडी में होता है। किस में होता है यार, टोबैको मोजेक वायरस सबसे ज़्यादा होता है भिंडी फसल में। अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि यार यहाँ पर आपसे यही पूछा गया है कि कौन सा युग्म गलत है, ये आपको पहचानना था। तो कौन सा था यार कि गोभी में तंबाकू मोजेक वायरस नहीं होता है, बल्कि किस में होता है, सबसे ज़्यादा भिंडी में देखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति के दौरान जया और रत्ना किस्मों को विकसित किया गया है। अर्थात कौन सी फसल की किस्में होती है, तो जल्दी से बताएंगे किसमें विकसित किया गया था, बाजरे में, मक्के में, धान में, फिर गेहूं में। जल्दी से बताएंगे कि भारत में हरित क्रांति के दौरान जया और रत्ना तो इनका विकसित किसके कौन सी फसल में किया गया था, बाजरे में, मक्का में, धान में या फिर गेहूं में। तो किसमें किया गया था, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, किसमें किया गया था, धान में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यार कि आपकी 2-3 एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि रसारोहण का संसंदन तनाव और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दोबारा से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया है कि रसारोहण का संसंदन तनाव तथा वाष्पोत्सर्जन जो खिंचाव मॉडल लिया था ये किसके द्वारा दिया गया था। जल्दी से बताएंगे किसके द्वारा दिया गया था, डिक्सल और जोली के द्वारा दिया गया था, जेसी बोस के द्वारा दिया गया था, बोहेम के द्वारा दिया गया था, फिर प्रिस्ली के द्वारा दिया गया था। जल्दी से बताएंगे कि जो रसायन का संसंदन तनाव और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव ये मॉडल था, तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था या किसके द्वारा दिया गया था। जल्दी से बताएंगे डिक्सल और जोली के द्वारा, जेसी बोस के द्वारा, बोहेम के द्वारा, फिर प्रिस्ली के द्वारा। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होता है कि संसंदन तनाव। यार इसको आपको जरूर याद रखना है, रसायन का जो संसंदन तनाव है तो ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो यार ये मॉडल दिया गया था डिक्सल और जोनी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, डिक्सल एंड जोनी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से समझना कि इसमें आपसे पूछा रहा है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये है शब्द किसने बताया था, अर्थात यहाँ यह सर्वप्रथम स्पष्ट किसने किया था।
जैसे कि अगर बात किया कहाँ कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये वर्ड किसने बताए थे, अर्थात ये संक्षिप्त किसने गया था कि जो यानी जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनका निर्माण पुरानी कोशिका से ही होता है। ये किसने स्पष्ट किया था, जल्दी से बताएंगे। एंटन वान ल्यूमेनोक ने किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने किया था, स्लाइडे ने किया था, फिर रोडोल्फ विचो ने किया था। जल्दी से बताएंगे कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होता है। ये किसने स्पष्ट किया था, जल्दी से बताएंगे। एंटन वान ल्यूमेनोक किया, सिंगर और निकोलसन ने किया था, स्लाइडे ने किया था, फिर रोडोल्फ विचो ने किया था। जल्दी से बताएंगे कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। किसने स्पष्ट किया था, ये किया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था यार, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये भी एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि पादप कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका बनी होती है। जल्दी से बताइए यार, पादप कोशिका की जो मध्य पटलिका है, कौन सी, जो मध्य पटलिका है, तो ये किसकी बनी होती है। जल्दी से बताएंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है, फिर सेलुलोज की बनी होती है। जल्दी से बताएंगे कि पादप कोशिका भित्ति, पादप कोशिका की जो मध्य पटलिका होती है, ये किससे बनी होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टिन से बनी होती है, लिग्निन से बनी होती है, पेक्टिन से बनी होती है, फिर सेलुलोज से बनी होती है। जल्दी से बताएंगे कि इसका कौन सा कंटेंट होता है, अर्थात यार मध्य पटलिका किससे मिलकर बनी होती है। जल्दी से बताएंगे, ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताएंगे कि मध्य पटलिका का निर्माण किससे होता है। कैल्शियम और पेक्टिन से होता है, लिग्निन से होता है, पेक्टिन से होता है, फिर सेलुलोज से होता है। तो यार अगर आपसे पूछता है मध्य पटलिका, तो इसका निर्माण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट के द्वारा। किसके द्वारा होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएगी, भारत में पर्यावरण, अर्थात यहाँ पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम था, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए यहाँ, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। 1942 में किया गया था, 1993 में किया गया था, 1986 में किया गया था, फिर 1960 में किया गया था। जल्दी से बताएंगे कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। 1942 में, 1993 में, 1996 में, या फिर 86 में, या फिर 1960 में, कब दिया गया था, जल्दी से बताइए। तो अगर बात की जाए हाँ भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये लागू किया गया था 1986 में। कब किया गया था, 1986 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से स्व स्थानीय संरक्षण में शामिल नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले यही समझ लीजिए आप, स्व स्थानीय संरक्षण। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है, स्व स्थानीय संरक्षण। जैसा कि वैसे तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि स्व स्थानीय संरक्षण का मतलब क्या होता है। आपको पढ़ा होगा यार कि एक तो है इंस्टीट्यूट, एक होता है एक्सटीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है और एक्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है यार कि अगर आपसे पूछता है इंस्टीट्यूट, मान लीजिए कोई सा भी जीव है, ठीक है, वन्य जीव प्राणी है, और उसका संरक्षण, अगर मान लीजिए कोई हिरण है, ठीक है, तो हिरण का अगर आप वहाँ पर प्रोटेक्शन दे रहे हो, अगर जंगल में, ठीक है, मान लीजिए उसका ही जो एरिया है, अगर वहाँ पर वो रहती है, मान लीजिए जंगल में रहती है, और अगर उसी का यहाँ कि एक प्रकार से, ठीक है, किसी भी प्रकार से अगर उसका संरक्षण जंगल में ही किया जा रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है यहाँ, इंस्टीट्यूट बोला जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए इस हिरण को, ठीक है, इस हिरण को जंगल से निकाल कर हमारे द्वारा जो बनाया गया है, ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी हमारे द्वारा बनाया जाता है आर्टिफिशियल, मान लीजिए जंगली, मान लीजिए कि आर्टिफिशियल जंगल में अगर इस हिरण को इसका प्रोटेक्शन किया जा रहा है, तो उसे बोला जाता है एक्सटीट्यूट। ठीक है, अर्थात एक्सटीट्यूट मतलब इसके स्थान से निकालकर दूसरे स्थान पर अगर इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो इसे बोला जाता है एक्सटीट्यूट। और अगर मान लीजिए हिरण है, तो उसी के एरिया में, अर्थात मान लीजिए उसी के क्षेत्र में अगर उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो उसे बोला जाता है इंस्टीट्यूट। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। अगर आप पूछता है इंस्टीट्यूट, यहाँ हिरण को मान लीजिए उसी के स्थान पर, अर्थात स्व स्थानीय संरक्षण देना, उसको प्रोटेक्शन करना क्या कहलाता है, इंस्टीट्यूट कहलाता है। और अगर बात करते हैं इस हिरण को स्व निषाद, अर्थात यहाँ आर्टिफिशियल जो मान लीजिए जंगल है, तो वहाँ पर अगर उसका प्रोटेक्शन किया जा रहा है, तो उसे बोला जाता है एक्सटीट्यूट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पर आ जाइए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया रहा कि निम्नलिखित में से स्व स्थानीय संरक्षण में शामिल नहीं किया जाता है। तो जल्दी से बताएं कौन सा नहीं किया गया है स्व स्थानीय संरक्षण में, राष्ट्रीय पार्क को, वन्यजीव अभ्यारण्य को, जंतु आलय को, या फिर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को। जल्दी से बताएंगे कि स्व स्थानीय संरक्षण में शामिल नहीं किया गया है, राष्ट्रीय पार्क को, वन्यजीव अभ्यारण्य को, जंतु आलय को, या फिर जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र को। किसे शामिल नहीं किया गया है, तो ये किया गया रहा जंतु आलय को। किसमें नहीं किया गया रहा, इसमें शामिल नहीं किया गया है, इंस्टीट्यूट में किसको नहीं किया गया है, जंतु आलय को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अफीम का बॉटनिकल नेम क्या होता है। ये तो आपको पता होगा यार कि अफीम जिससे क्या होता है यार, हम मोर्फिन प्राप्त की जाती है यार, हाँ कि अफीम से क्या प्राप्त किया जाता है, मोर्फिन एल्कलॉइड प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है यार, मोर्फिन जो एल्कलॉइड होती है, तो ये प्राप्त की जाती है अफीम से। तो जल्दी से बताएंगे इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। पेपेवर सोमनिफेरम होता है, पाइपर बेटल होता है, एरिथ्रोक्सिन कोका होता है, फिर एकेसिया केटोच होता है। तो इसे भी डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। तो यार अगर आपसे पूछता है अफीम, तो अफीम का बॉटनिकल नेम क्या होता है, अर्थात इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है, ये होता है पेपेवर सोमनिफेरम। क्या होता है, पेपेवर सोमनिफेरम होता है, जिससे यार मोर्फिन नामक जो एल्कलॉइड है ये कंटेंट प्राप्त किया जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बता दीजिए कि राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। कोलकाता में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, देहरादून में स्थित है, फिर जयपुर में स्थित है। जल्दी से बताएंगे कि राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। कोलकाता में, लखनऊ में, देहरादून में या फिर जयपुर में। जल्दी से बताएंगे राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। कोलकाता में, लखनऊ में, देहरादून में, फिर जयपुर में। जल्दी से बताएंगे राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। कोलकाता में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, देहरादून में स्थित है, फिर जयपुर में स्थित है। तो यहाँ अगर बात की जाए राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान, तो ये कहाँ पर स्थित है, लखनऊ। कहाँ पर स्थित है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने कई बार क्लियर कर लिया है, ये क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा विटामिन के की आवश्यकता कहाँ पर होती है, अर्थात इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, ये आपको बताना है। कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचयन नियमन में पड़ती है, या फिर पड़ती है श्वसन में, या फिर पड़ती है कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन में, या फिर पड़ती है रुधिर स्तंदन के लिए आवश्यक प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में। जल्दी से बताएंगे कि जो विटामिन के होता है तो इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। जल्दी से बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर होगा। कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है, यानी कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है इसकी उपापचयन अर्थात जो मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती है उसमें आवश्यकता होती है, श्वसन क्रिया में आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है उसमें आवश्यकता होती है, या फिर होती है रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में होती है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो ये कौन सा होता है, यहाँ फोर्थ ऑप्शन, अर्थात यहाँ की जो विटामिन के है तो इसकी आवश्यकता कहाँ पर होती है, यहाँ इसकी आवश्यकता होती है रुधिर स्कंदन के लिए, यहाँ प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण में। यहाँ जो प्रोथ्रोम्बिन होती है तो इसके निर्माण के लिए यहाँ विटामिन के की आवश्यकता होती है। और अगर आपसे यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछता है रुधिर का थक्का जमाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, रुधिर का थक्का, यहाँ रुधिर का थक्का जमाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तब आपका राइट आंसर कौन सा होता है, यहाँ विटामिन के। रुधिर का थक्का जमाने के लिए कौन सी आवश्यक होता है, यहाँ विटामिन की आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फेफड़ों में गैस का अधिकतम जो विनिमय होता है, अधिकतम जो विनिमय होता है तो ये किसके द्वारा होता है। जल्दी से बताएंगे सामान्य विसरण के द्वारा होता है, सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है, निष्क्रिय परिवहन के द्वारा होता है, निर्विघ्न विसरण के द्वारा होता है। जल्दी से बताएंगे जो फेफड़ों में गैस का अधिकतम विनिमय होता है ये किसके द्वारा होता है, सामान्य विसरण के द्वारा होता है, सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है, निष्क्रिय परिवहन के द्वारा होता है, फिर निर्विघ्न विसरण के द्वारा होता है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होता है, सामान्य विसरण होता है, सक्रिय परिवहन होता है, निष्क्रिय परिवहन होता है, या फिर निर्विघ्न परिवहन होता है। जल्दी से बताएंगे फेफड़ों की गैस का अधिकतम विनिमय किसके द्वारा होता है, तो होता है सामान्य विसरण के द्वारा। कौन सा है राइट आंसर, सामान्य विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना किस कुल का सदस्य है, एट्रोपा बेलाडोना किस कुल का सदस्य है। जल्दी से बताएंगे एपोसाइनेसी का होता है, रूबिएसी का होता है, सोलनेसी का होता है, फिर मालवेसी का होता है। जल्दी से बताएंगे जो एट्रोपा बेलाडोना है, एट्रोपा जो बेलाडोना है ये किस कुल का सदस्य होता है, किस फैमिली का सदस्य होता है। जल्दी से बताएंगे एपोसाइनेसी का होता है, रूबिएसी का होता है, सोलनेसी का होता है, फिर मालवेसी का होता है। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है एट्रोपा बेलाडोना तो ये किस कुल का होता है, किस फैमिली का होता है, ये होता है सोलनेसी का। किसका होता है यार, एट्रोपा जो बेलाडोना होता है ये होता है सोलनेसी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अवर्णी लवक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अवर्णी लवक जो कि स्टार्च अर्थात यहाँ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का संचय करते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि अवर्णी लवक जो कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का संचय करते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, एमाइलोप्लास्ट, एटियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट या फिर एल्यूरोप्लास्ट। जल्दी से बताएंगे कि अवर्णी लवक जो यहाँ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का संचय करते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, एमाइलोप्लास्ट, एटियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट या फिर एल्यूरोप्लास्ट, किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे अवर्णी लवक को तो जाना जाता है यहाँ जो कि कार्बोहाइड्रेट और संचय करता है, कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है उन्हें जाना जाता है एमाइलोप्लास्ट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, एमाइलोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सर उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको नए वीडियो एक लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यकृत फ्लूक, यकृत फ्लूक पर परपोषी के एंजाइम का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, इसका रीज़न क्या होता है। ठीक है, यकृत होता है तो इस पर जो परपोषी के एंजाइम का प्रभाव किस कारण से नहीं पड़ता है, इसका कारण क्या होता है। अधिचर्म के कारण नहीं पड़ता है, कंटक के कारण पड़ता है, या फिर चूसक के कारण नहीं पड़ता है, फिर आधार कला के कारण नहीं पड़ता है। जल्दी से बताएंगे कि क्या कारण होता है यकृत पर परपोषी के एंजाइम का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, क्या कारण होता है। जल्दी से बताइए अधिचर्म के कारण, कंटक के कारण, चूसक के कारण या फिर आधार कला के कारण। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, ये पड़ता है यहाँ अधिचर्म के कारण। क्यों नहीं पड़ता है यहाँ, अधिचर्म के कारण नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कॉकरोच में अंड कवच का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है। यार यहाँ से आपसे पूछा गया है कि कॉकरोच में जो अंड कवच होता है तो इसका निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है।
ठीक है, कौन सी ग्रंथि करती है ये आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताएंगे। शर्करा ग्रंथि के द्वारा क्या ऐसा है, फेलिक ग्रंथि के द्वारा क्या ऐसा है, संग्राहक ग्रंथि के द्वारा क्या ऐसा है, फिर यूरिकोस ग्रंथि के द्वारा क्या ऐसा है। अर्थात यहाँ जो अंडकवच का निर्माण है ये किस ग्रंथि के द्वारा क्या ऐसा है। जल्दी से बताएंगे कि छत्रक ग्रंथि के द्वारा क्या ऐसा है, फेलिक ग्रंथि के द्वारा क्या ऐसा है, या फिर संग्राहक ग्रंथि के द्वारा क्या ऐसा है, फिर यूरिकोस ग्रंथि के द्वारा क्या ऐसा है। जल्दी से बताएंगे कि अंडकवच का निर्माण कौन सी ग्रंथि के द्वारा क्या ऐसा है। यहाँ अगर बात करते हैं अंडकवच का निर्माण, तो इसका निर्माण कैसा है, संग्राहक ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा कैसा है, संग्राहक जो ग्रंथि होती है, संग्राहक जो ग्रंथि होती है इसी के द्वारा यहाँ क्रोकोरोच का जो अंडकवच होता है, क्रोकोरोच का जो अंडकवच होता है, तो इसका निर्माण किसके द्वारा कैसा है, संग्राहक ग्रंथि के द्वारा कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने हेतु, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने हेतु किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। जल्दी बताएंगे किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कैसा है, पृष्ठ तनाव मापी का यूज़ कैसा है, गैंगेसो पोटोमीटर का प्रयोग कैसा है, आलू परासन मापी का यूज़ कैसा है, फिर वाष्पोत्सर्जन मापी का प्रयोग कैसा है। जल्दी बताएंगे वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का, किस उपकरण का प्रयोग कैसा है। जल्दी से बताइए कौन सा आपका राइट आंसर होगा। पृष्ठ तनाव मापी का यूज़ कैसा है, पोटोमीटर का प्रयोग कैसा है, आलू परासन मापी का प्रयोग कैसा है, फिर वाष्पन मापी का प्रयोग कैसा है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होता है। तो हाँ, अगर बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन की दर, तो ये मापी जाती है पोटोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मेजर की जाती है यार, हाँ पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि C4 चक्र का प्रथम उत्पाद क्या है। ठीक है, C4 उत्पाद यानी जो C4 चक्र है, C4 साइकिल होती है, तो इसका फर्स्ट उत्पाद क्या होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है C4 साइकिल का, कौन सा होता है। C4 यानी फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट अम्ल होता है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट होता है, फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। जल्दी से बताएंगे जो C4 साइकिल होती है, तो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है। फोस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट अम्ल होता है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट होता है, या फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। तो इसे आप कैसे याद रखोगे यार। हाँ, यहाँ पर अगर बात की जाए फर्स्ट प्रोडक्ट की, तो फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है, ये होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कौन सा होता है यार, हाँ C4 साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है क्या होता है यार, हाँ ये होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब इसे आप कैसे याद रखोगे यार, हाँ C4 साइकिल। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए C4 साइकिल। ठीक है, मान लीजिए C4 साइकिल है, तो इसे आप कैसे याद रखोगे यार, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है इसे याद रखना है, इस C4 से याद रखना है। ठीक है, जो 4 होता है ये 4 ऐसे होता है। ठीक है, आपको पता है कि 4 ऐसे होता है, तो इसे आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है। क्या करना है यार, जो 4 है तो इसे आपको 0 कर देना है। कर दोगे इतना सो यार, हाँ 4 है इसे आपको 0 करना है। क्या करना है, 4 को 0 करना है, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यार हाँ, कि अगर आज पूछता है C4 का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, तो 4 को आपको 0 कर देना है, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का यह फर्स्ट प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्योंकि यार हाँ, अगर आपसे पूछता है C4 यानी C3 साइकिल होती है, एक होती है यार हाँ C3 साइकिल, तो उसका भी यार हाँ फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, और वो क्या बनता है यार हाँ फोस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, PGA बनता है। ठीक है, फोस्फोग्लिसरिक अम्ल किसका बनता है, C3 साइकिल का बनता है। और अगर बात की जाए C4 साइकिल की, तो C4 साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। कैसे याद रखो, इस 4 को 0 कर देना है, और क्या होगा, आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई तैयार। और आपसे पूछा है तैयार C4 में फर्स्ट प्रोडक्ट, तो होगा आपका राइट आंसर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा खपरावरंग, खपरावरंग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है। जल्दी से बताएंगे कि खपरावरंग क्या होता है, इसका नाम जल्दी से बताएंगे। ये हमने ये सुबह ही क्लियर किया था ये वीडियो, अर्थात ये क्वेश्चन हमने सुबह ही क्लियर किया है। तो जल्दी से बताएंगे, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए कि खपरावरंग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है। ओडोंटोटर्मिस ओबेसस होता है, होलोट्रेकिया कॉन्सनगुनिया होता है, ट्रोकोडेरियम ग्रेनेरिया होता है, फिर सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया होता है। जल्दी से बताएंगे कि खपरावरंग का साइंटिफिक नेम क्या होता है। ओडोंटोटर्मिस ओबेसस होता है, होलोट्रेकिया कॉन्सनगुनिया होता है, ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम होता है, फिर सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया होता है। जल्दी से बताएंगे कि खपरावरंग का साइंटिफिक नेम क्या होता है। जल्दी से बताएंगे क्या होता है। अगर बात करते हैं खपरावरंग, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम। क्या होता है, ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्रमिक पोषक स्तर पर अविषाक्तता, अर्थात यहाँ जो टॉक्सिक मात्रा है, जो टॉक्सिक मात्रा है, तो इसकी सांद्रता में वृद्धि होने का मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य पर क्या होता है। जल्दी से बताएंगे, जो क्रमिक पोषक स्तर होता है, तो इसमें यार जो टॉक्सिन की सांद्रता है, इसमें वृद्धि होने को किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे, जैव आवर्धन के नाम से जाना जाता है, सुपोषण के नाम से जाना जाता है, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है, फिर लवणता के नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे कि क्रमिक पोषक स्तर पर अविषाक्तता की सांद्रता में वृद्धि होने का तात्पर्य क्या होता है। जैव आवर्धन होता है, सुपोषण होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, या फिर लवणता होती है। जल्दी से बताएंगे, जो टॉक्सिस की सांद्रता है इसमें वृद्धि होने को किस नाम से जाना जाता है। तो यार अगर बात की जाए
अविषाक्तता की सांद्रता में वृद्धि, तो कौन सा होता है? जैव आवर्धन होता है। कौन सा होता है? हाँ, जैव आवर्धन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के लिए, किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीवों के विविध एलील्स का संग्रहण या पादप या बीज कहलाता है। यार हाँ, कि यहाँ पर पूछा गया जीनों का संग्रहण। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये समझना है कि किसी भी फसल के जीनों का संग्रहण क्या कहलाता है? हर्बेरियम कहलाता है, जीनोम कहलाता है, जीन लाइब्रेरी कहलाता है, फिर जर्म प्लाज्म कहलाता है। जल्दी से बताएंगे कि किसी फसल के पाए जाने वाले सभी जीनों के विविध एलील्स का संग्रहण क्या कहलाता है? हर्बेरियम कहलाता है, जीनोम कहलाता है, जीन लाइब्रेरी कहलाता है, फिर जर्म प्लाज्म कहलाता है। जल्दी से बताएंगे कि किसी भी फसल के सभी जीनों के एलील्स का संग्रहण क्या कहलाता है? हर्बेरियम कहलाता है, जीनोम कहलाता है, जीन लाइब्रेरी कहलाता है, फिर जर्म प्लाज्म कहलाता है। तो यार हाँ, अगर बात कीजिए किसी फसल में पाई जाने वाले सभी जीनों का अगर एलील्स का संग्रहण किया जाता है तो उसे बोला जाता है जर्म प्लाज्म। क्या नाम दिया जाएगा? यार हाँ, जर्म प्लाज्म के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो जल्दी से बताएंगे जो एंड प्रोडक्ट बनता है, ग्लाइकोलाइसिस जो चक्र होता है, तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। पायरुविक अम्ल होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम फर्स्ट होता है। जल्दी से बताएंगे ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र का जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है? जल्दी से बताएंगे। पायरुविक अम्ल होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। जल्दी से बताएंगे कौन सा होगा राइट आंसर? ग्लाइकोलाइसिस इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? तो होता है पायरुविक अम्ल। क्या होता है यार? हाँ, पायरुविक अम्ल यार हाँ ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि आप फल को जल्दी पकाना चाहते हो तो आप कौन से पादप वृद्धि हार्मोन का उपयोग करोगे? जल्दी से बताएंगे। यदि आपको फल को जल्दी पकाना है तो आप कौन से पादप वृद्धि हार्मोन का उपयोग करोगे? जल्दी से बताइए। इथाइलिन का प्रयोग करोगे, साइटोकाइनिन का प्रयोग करोगे, जिब्रेलिन का प्रयोग करोगे, या फिर एब्सिसिक अम्ल का प्रयोग करोगे? जल्दी से बताएंगे कि यदि आप फल को जल्दी पकाना चाहते हो तो आप किस वृद्धि हार्मोन का प्रयोग करोगे? तो आपको पता होगा ये, तो जल्दी से बता दिए। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो यार हाँ, फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का या किस वृद्धि हार्मोन का प्रयोग कैसा है ये आपको पता है। जल्दी से बताएंगे। इथाइलिन का प्रयोग कैसा है, साइटोकाइनिन का प्रयोग कैसा है, जिब्रेलिन का प्रयोग कैसा है, फिर एब्सिसिक अम्ल का कैसा है? जल्दी से बताएंगे कि फल को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग कैसा है? जल्दी से बताएंगे। इथाइलिन का प्रयोग कैसा है, साइटोकाइनिन का प्रयोग कैसा है, जिब्रेलिन का प्रयोग कैसा है, फिर एब्सिसिक अम्ल का प्रयोग कैसा है? जल्दी से बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो यार अगर बात की जाए फलों को जल्दी पकाने के लिए, फिर अगर आपसे पूछता है फलों को पकाने के लिए तो किसका प्रयोग करते हैं? यार इथाइलिन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यार इथाइलिन गैस का प्रयोग कैसा है? अब यार इथाइलिन जो होती है ये मुख्यतः दो फॉर्म में होती है। ठीक है, जो इथाइलिन होती है ये मुख्यतः दो फॉर्म में होती है। एक होती है द्रव फॉर्म में और एक होती है गैस फॉर्म में। ठीक है, अगर बात कीजिए द्रव फॉर्म में, तो यहाँ द्रव फॉर्म में इसको बोला जाता है इथ्रेल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? यार इथ्रेल के नाम से जाना जाता है। और अगर बात की जाए गैस फॉर्म में, जब यहाँ इथाइलिन क्या होती है गैस फॉर्म में होती है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इथेफोन के नाम से जाना जाता है। तब यार इसे बोला जाता है इथेफोन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? इथेफोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर जब इथाइलिन द्रव अवस्था में होती है तो उसे बोला जाता है इथ्रेल, और अगर बात की जाए ये गैस फॉर्म में होती है तब इसे बोला जाता है इथेफोन। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान एवं पैर, पाद का मतलब पैर, आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि उष्मा की हानि न्यूनतम हो। दोबारा से पढ़ लीजिए कि ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पैर आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि उष्मा की हानि न्यूनतम हो। यह नियम कहलाता है, अर्थात यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी से बताएंगे कि ठंडी जलवायु वाले जो स्तनधारी होते हैं तो उनके कान और पैर छोटे होते हैं ताकि उनकी उष्मा का जो हानि है ये कम हो। ये नियम किसके द्वारा दिया गया था? एलेन का नियम है, बर्गमैन का नियम है, मोली का नियम है, फिर एहरलिच का नियम है। जल्दी से बताएंगे ये नियम किसका है? कि ठंडे जलवायु वाली जो स्तनधारी है तो इनके कान और पैर छोटे होते हैं जिससे क्या होता है? उष्मा की हानि कम होती है। ये नियम किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी से बताएंगे कि एलेन के द्वारा दिया गया था, बर्गमैन के द्वारा दिया गया था, मोली के द्वारा दिया गया था, फिर एहरलिच के द्वारा दिया गया था। जल्दी से बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो अगर बात करते हैं ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पैर छोटे होते हैं ताकि उनकी उष्मा की हानि कम हो, तो ये नियम दिया गया था एलेन का नियम। कौन था यार? ये नियम दिया गया था एलेन के द्वारा। इसलिए रहा इस नियम को किस नाम से जाना जाता है? एलेन का नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रासायनिक पदार्थ फर्टिलाइजर का निर्माण कौन करता है? ये आपको बता रहे हैं फर्टिलाइजर का निर्माण कौन करता है? परिपक्व अंडाणु करता है, शुक्राणु का मध्यखंड करता है, ध्रुवीकायु करता है, या फिर एक्रोसोम करता है? जल्दी से बताएंगे कि रासायनिक पदार्थ फर्टिलाइजर का निर्माण कौन करता है?
परिपक्व अंडाणु करता है, शुक्राणु का मध्य खंड करता है, ध्रुवीय काय करता है, फिर एक्रोसोम करता है। जल्दी से बताएंगे कि फर्टिलाइजन का निर्माण कौन करता है? तो कौन करता है यार? हाँ, अगर आपसे पूछता है फर्टिलाइजन का निर्माण तो ये कैसा है? परिपक्व अंडाणु के द्वारा। किसके द्वारा कैसा है यार? हाँ, फर्टिलाइजन का निर्माण ये कैसा है? परिपक्व अंडाणु के द्वारा कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आईपीएम का उद्देश्य क्या होता है? अर्थात यार इसकी सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो यार आईपीएम क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है यार? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहले ऑप्शंस देख लीजिए कि नाशक कीट संख्या को इकोनॉमिक स्तर से कम करना, प्राकृतिक परजीवी की संख्या में वृद्धि करना, प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना, या फिर कीटों की संख्या का दमन करना। अर्थात इसका मतलब क्या होता है? आईपीएम का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे कि नाशक कीट की संख्या को इकोनॉमिक स्तर से कम करना, प्राकृतिक परजीवी की संख्या में वृद्धि करना, प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना, या फिर कीटों की संख्या का दमन करना। इसका मतलब क्या होता है? आईपीएम का मतलब क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। अर्थात यहाँ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा क्या किया जाता है यार? हाँ, नाशक कीट संख्या को इकोनॉमिक स्तर से कम रखना। इसका मतलब होता है यार हाँ कि इकोनॉमिक स्तर से कम रखना। यार हाँ की जो संख्या होती है, ठीक है, कीटों की जो संख्या होती है इसे यार हाँ इकोनॉमिक स्तर से कम रखना। अब इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक स्तर क्या होता है? अर्थात यार हाँ कीटों की संख्या को इतना कम कर देना, कीटों की संख्या को इतना कम कर देना जिससे कि जो हानि होती है वो कम हो जाए। ठीक है, जो हानि होती है अर्थात जो लॉस होता है, जो प्रोडक्शन का लॉस होता है उसे कम किया जा सके, उसी को बोला जाता है यार हाँ इकोनॉमिक स्तर। तो यहाँ पर आपसे पूछा है आईपीएम का मुख्य उद्देश्य। आईपीएम का मुख्य उद्देश्य यही होता है यार हाँ नाशक कीट की संख्या को इकोनॉमिक स्तर से कम करना, जिससे क्या करे कि वो लॉस नहीं पहुँचा पाए, अर्थात यार जो प्रोडक्शन होता है उसको डिक्रीज नहीं कर पाए। इसका यही मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अमीबा में संकुचनशील रसदानी का कार्य क्या होता है? अमीबा में संकुचनशील जो रसदानी होती है तो इसका कार्य क्या होता है? पोषण का कार्य होता है, श्वसन का कार्य होता है, परागण नियमन का कार्य होता है, फिर जनन का कार्य होता है। अर्थात यार हाँ जो संकोचनशील रसदानी पाई जाती है इसका कार्य क्या होता है? जल्दी बताएंगे कि संकोचनशील रसदानी पाई जाती है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? पोषण कार्य करना, श्वसन कार्य करना, परागण नियमन का कार्य करना, फिर जनन कार्य करना। अर्थात यार हाँ संकोचनशील जो रसदानी है तो इसका कार्य क्या होता है? तो क्या होता है यार हाँ जो रसदानी होती है तो इसका कार्य होता है परागण नियमन करना। क्या होता है यार हाँ? परागण का नियमन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एक अच्छे क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा में पिरामिड होता है। अर्थात यार ऊर्जा के पिरामिड हमेशा कौन से होते हैं? ठीक है, रेखीय होते हैं, उल्टी अवस्था में होते हैं, खड़ी अवस्था में होते हैं, फिर अनियमित होते हैं। जल्दी से बताएंगे कि ऊर्जा के पिरामिड हमेशा किस प्रकार के होते हैं? रेखीय होते हैं, उल्टी अवस्था में होते हैं, खड़ी अवस्था में होते हैं, फिर अनियमित अवस्था में होते हैं। जल्दी से बताएंगे कि ऊर्जा के पिरामिड हमेशा किस प्रकार के होते हैं? तो हमने बताया था यार हम पिछली वीडियो में यार हाँ ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, अर्थात खड़ी अवस्था में होते हैं। किस में होते हैं यार हाँ? सीधी अवस्था या फिर खड़ी अवस्था में होते हैं। अब कैसे होते हैं यार हाँ कि अगर मान लीजिए कोई सा भी, ठीक है, लोइन जैसे कि मान लीजिए हिरण को शेर खाता है, ठीक है, आपको पता होगा तो जो लोइन खाता है हिरण को, तो यार हाँ हिरण से जो एनर्जी है इसकी जो एनर्जी यार हाँ शेर में जाती है, कितनी परसेंट जाती है? 10% जाती है। कितनी जाती है यार हाँ? 10% जाती है। और ये इस तरह यार हाँ सभी पे लागू होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी है, ठीक है, जैसे कि मेंढक है तो मेंढक को सांप खा रहा है, ठीक है, मेंढक को सांप खा रहा है तो यार जो मेंढक की जो एनर्जी है उसके टोटल का 10%, ठीक है, मेंढक की जो एनर्जी है उसका टोटल का जो 10% कितना होता है? 10%। ये किस में जाएगा यार हाँ? जो किस में खाया? इसने को खाया, सांप ने खाया, ठीक है, तो सांप में जाएगी यार हाँ 10%। ठीक है, मेंढक को खाने पर सांप में कितनी परसेंट एनर्जी जाएगी? 10% जाएगी। तो इसी नियम के अकॉर्डिंग यार हाँ कि जो ऊर्जा के पिरामिड होते हैं हमेशा किस प्रकार के होते हैं? सीधे होते हैं, खड़े होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्रोमोसोम नाम किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी से बताइए कि जो गुणसूत्र नाम है ये किसके द्वारा दिया गया था? स्ट्रोसबर्गर के द्वारा, मॉर्गन के द्वारा, वाल्डेयर के द्वारा, फिर फ्लेमिंग के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि गुणसूत्र नाम है ये किसके द्वारा दिया गया था? स्ट्रोसबर्गर के द्वारा, मॉर्गन के द्वारा, वाल्डेयर के द्वारा, फिर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था यार क्रोमोसोम नाम? तो यह दिया गया था वाल्डेयर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 70S राइबोसोम की उप इकाई कौन सी होती है? उप इकाइयों के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है यहाँ कि 70S राइबोसोम की उप इकाइयाँ कौन कौन सी होती है? तो जल्दी से बताएंगे। 40S होती है, 50S होती है, 30S होती है, 50S होती है, 40S होती है, 60S होती है, 30S होती है, फिर 40S होती है। जल्दी से बताएंगे कि 70S राइबोसोम की उप इकाइयाँ कौन कौन सी होती है? A, B, C या फिर D? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होता है? 70S की उप इकाइयाँ। 70S की उप इकाइयाँ यहाँ पर आपसे पूछी गई है तो जल्दी से बताएंगे कौन कौन सी होती है?
40s 50s होती है, 30s 50s होती है, 40s 60s होती है, फिर 30s 40s होती है। जल्दी से बताएंगे 70s राइबोसोम की उप इकाइयाँ कौन कौन सी होती है। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है 70s राइबोसोम की उप इकाइयों के बारे में तो कौन सी होती है, 30s 50s होती है। कौन सी होती है, 30s 50s होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि केचुए में टिप्सोटेल का कार्य क्या होता है। केचुए में जो टिप्सोटेल होती है तो इसका कार्य क्या होता है, वसा का इमल्सीकरण करना होता है, रुधिर प्रवाह का नियंत्रण करना होता है, अवशोषण के लिए आंतरिक उपकला तल बढ़ाना होता है, या फिर पाचक एंजाइम के स्त्रावण का कार्य होता है। अर्थात यहाँ जो टिप्टोसोल होती है तो इसका कार्य क्या होता है केचुए में, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर होगा कि वसा का इमल्सीकरण के लिए कैसा है, रुधिर प्रवाह के नियंत्रण के लिए कैसा है, अवशोषण के लिए आंतर उपकला तल को बढ़ाना कैसा है, या फिर पाचक एंजाइम के स्त्रावण के लिए यहाँ ये कार्य करता है। अर्थात टिफ्लोसोल का क्या कार्य होता है। जल्दी से बताएंगे ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताएंगे ए, बी, सी या फिर डी। तो यार अगर बात की जाए टिफ्लोसोल तो इसका कार्य क्या होता है, अवशोषण के लिए आंतर उपकला तल बढ़ाना है। क्या होता है इसका कार्य यार, अवशोषण के लिए जो आंतर उपकला है इसके तल का निर्माण करना, इसके तल को बढ़ाना है, क्या होता है, टिफ्लोसोल का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्राणी के निर्माण के समय प्राणियों के बड़े समूह के समय लक्षण पहले एवं विशिष्ट लक्षण बाद में परिवर्तित होते हैं। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था। यार हाँ कि क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए कि प्राणी के निर्माण के समय प्राणियों के बड़ों समूह के सामान्य लक्षण पहले तथा विशिष्ट लक्षण बाद में परिवर्तित होते हैं। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। तो ये नियम दिया गया था बेयर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था यार, हाँ बेयर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि केंद्र पीत के अंडे किस में पाए हैं। तो जल्दी से बताएंगे, ये क्वेश्चन हमने कल ही सोल्व किया है, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से बताएंगे कि केंद्र पीत के अंडे किस में पाए हैं, कीटों में पाए हैं, मोलस्का में पाए हैं, एवीज वर्ग में पाए हैं, फिर मछलियों में पाए हैं। जल्दी से बताएंगे कि केंद्र पीत के अंडे किस में पाए हैं, कीटों में पाए हैं, मोलस्का में पाए हैं, एवीज वर्ग में पाए हैं, फिर मछलियों में पाए हैं। किस में पाए हैं, जल्दी से बताइए। यहाँ अगर बात करते हैं केंद्र पीत के अंडों के बारे में तो ये पाते हैं कीटों में। किस में पाते हैं, कीटों में पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि इसमें आपसे पूछा गया कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है लेकिन दूसरी जाति को तो न तो लाभ होता है न हानि होती है। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है लेकिन दूसरी जाति को तो न तो लाभ हो रहा है न हानि होती है, तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि ऐसी पारस्परिक क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। सहभोज्यता के नाम से, अंतर्जातीय परजीविता के नाम से, सहोपकारिता के नाम से, या फिर परजीविता के नाम से जाना जाता है। जल्दी से बदलेंगे कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें यार एक जाति को तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरी जाति को तो न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है, उस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करते हैं ऐसी पारस्परिक क्रिया तो इसे जाना जाता है सहभोज्यता के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, सहभोज्यता के नाम से। अगर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई सा भी पशु है, ठीक है, कोई सा भी एनिमल है जो कि फील्ड में चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी खेत है तो उसमें वो चल रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सा पशु फील्ड में चल रहा है तो उसके पास में यार पक्षी डोलते रहते हैं। क्या होते हैं, जो पक्षी है ये टहलते रहते हैं। अब क्यों टहलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जब पशु चरते हैं, ठीक है, पशु जब चरते हैं घास को तो घास में छिपे हुए कीट निकलते हैं। आपको देखा होगा यार, हाँ, ये जो घास में छिपे हुए कीट निकलते हैं और इस घास में निकले हुए जो कीट होते हैं इन कीटों का भक्षण कौन करते हैं, पक्षी करते हैं। कौन करते हैं, पक्षी करते हैं। अर्थात यार हाँ कि जो पक्षी को तो लाभ तो हो रहा है लेकिन यानी जो पशु है इसको तो न तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। अर्थात यार जो पक्षी है इसे तो लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी पशु की सहायता से जो पक्षी है इसे तो लाभ हो रहा है लेकिन पक्षी की सहायता से न तो पशु को लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। अर्थात इस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, सहभोज्यता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सहभोज्यता के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ग्रासहोपर निम्न में से किस गण का सदस्य है। तो जल्दी से बताएंगे किस ऑर्डर का है ग्रासहोपर। ऑर्थोप्टेरा का होता है, हेमिप्टेरा का होता है, ओडोनिटा का होता है, फिर डर्मिप्टेरा का होता है। जल्दी से बताएंगे कि ग्रासहोपर अर्थात टिड्डा या ग्रासहोपर निम्न में से किस गण का सदस्य है। आर्थोप्टेरा का होता है, हेमिप्टेरा का होता है, ओडोनिटा का होता है, फिर डर्मिप्टेरा का होता है। जल्दी से बताएंगे किसका होता है ग्रासहोपर अर्थात किस ऑर्डर का होता है। जल्दी से बताइए ग्रासहोपर किस ऑर्डर का होता है। तो ये होता है हाँ आर्थोप्टेरा का। किसका होता है, आर्थोप्टेरा का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि जब विषम युग्मज संतति को अप्रभावी सम युग्मज जनक के साथ संकरण कराया जाता है तो इस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। अर्थात मान लीजिए इसे ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए ए और बी का क्रॉस किया जा रहा है। ठीक है, ए और बी का क्रॉस किया जा रहा है और इससे सी संतति प्राप्त हो रही है। तो इस संतति का याद रखना अप्रभावी से, याद रखना कि जो संतति प्राप्त हो रही है तो इसका अप्रभावी जनक से क्रॉस करने को किस नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि अगर मान लीजिए कोई सी संतति है तो इसका अप्रभावी जनक से अगर क्रॉस किया जाता है तो इस संपूर्ण क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे परीक्षण संकरण के नाम से, एकल संकर संकरण के नाम से, संकल
पूर्व संकरण के नाम से, फिर अंतरजातीय संकरण के नाम से। जल्दी से बताएंगे कि इस संपूर्ण क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है परीक्षण संकरण। किस नाम से जाना जाता है? टेस्ट क्रॉस के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? टेस्ट क्रॉस के नाम से इस संपूर्ण प्रक्रिया को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन केंद्र जो कि, अब यार किस नहीं है, यहाँ पर की है यार। हाँ, कि श्वसन केंद्र जो कि श्वसन का नियंत्रण करता है, अर्थात श्वसन केंद्र कौन सा होता है? डाइसेफ्लोन होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, मेरुदंड होता है, फिर सेरिबेलम होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि श्वसन केंद्र जो कि यार हाँ श्वसन का नियंत्रण करता है, अर्थात श्वसन केंद्र कौन सा होता है जो कि यार हाँ श्वसन का नियंत्रण करता है। जल्दी से बताएंगे। डाइसेफ्लोन होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, मेरुदंड होता है, फिर सेरिबेलम होता है। कौन सा होता है? यार अगर आपसे पूछता है श्वसनीय केंद्र के बारे में तो कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, जो कि क्या करता है यार श्वसन का नियंत्रण करता है। यार हाँ, ये कौन सा केंद्र होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, जो क्या करता है? श्वसन का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफीपोटा का शेष भाग निम्न में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात यार हाँ कि जो अंडोत्सर्ग के बाद जो ग्राफीपोटा है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है तो जल्दी से बताएंगे कि जो ग्राफीपोटा है ये किस में चेंज हो जाती है? कार्पस सिट्रम में, कार्पस ल्यूटियम में, कार्पस एल्बिकेंस में, या फिर कार्पस कैलोसोम में। जल्दी से बताएंगे तो ग्राफीपोटा है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस में परिवर्तित हो जाती है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो यार हाँ, अगर आपसे पूछता है ग्राफीपोटा तो ये कन्वर्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में। किस में हो जाती है यार हाँ? कार्पस ल्यूटियम में ये परिवर्तित हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।